गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही थी रिलेटेड टू एफआईआर अगेंस्ट 30 आर्मी पर्सोनल जो कि नागालैंड में जिन्होंने एक बॉच अप ऑपरेशन किया था 2021 में, वो सब कैंसिल कर दी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा है कि नागालैंड जो है वो आफ्सपा के अंडर आता है और आफ्सपा में कोई भी सैंक्शन करने के लिए या प्रोसिक्यूट करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वो परमिशन जो है वो देने से मना कर दिया है, इसीलिए कोर्ट जो है उसको ये केस को क्लोज़ करना पड़ रहा है। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें इस केस का, दिसंबर 2021 में आर्मी के पैरा कमांडोज जो है वो कुछ मिलिटेंट्स की वेट कर रहे थे नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जब कुछ कोल माइन वर्कर्स आए तो उन्हें इन जो है पैरा कमांडोज ने जो है मिस्टेक करके ये समझ लिया कि ये लोग वो मिलिटेंट्स हैं और इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो उससे 6 विलेजर्स जो हैं वो वहीं पर मर गए। तो विलेज जो सर्च पार्टी है उन्होंने फिर सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया और फिर सोल्जर्स को अपने बचाव में फिर से फायरिंग करनी पड़ी और उससे जो है 7 मोर सिविलियंस जो है वो उनकी भी डेथ हो गई। ठीक है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ इससे बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटरीच हुआ था नागालैंड में। स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई इस मैटर को प्रूव करने के लिए। आर्मी ने भी इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की। एसआईटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल की मई 2022 में और उसमें कहा गया कि जितने भी 30 पर्सोनल हैं जिसमें कि 21 पैरा एसएफ टीम मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व थे शूटिंग में। सिक्योरिटी पर्सोनल जो हैं वो ऑपरेट कर रहे थे क्योंकि आफ्सपा के अंडर, तो इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत थी उनको सैंक्शन करने के लिए। लेकिन फरवरी 2023 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये परमिशन देने से मना कर दिया। तो पेटिशन जो है वो फाइल की गई इंडियन आर्मी ऑफिसर्स के बिहाफ पर उनकी फैमिली की तरफ से। और इन पटिशन्स में जो है इवन जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है उसको भी जो फाइंडिंग्स है उसको चैलेंज किया गया है। ठीक है। तो आफ्सपा क्या है, इसको लॉ को बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ताकि डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में को कंट्रोल में लाया जा सके। आर्म्ड फोर्सेस को एम्पावर किया गया है इस एक्ट के अंदर कि वो फायर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसने किया है। प्रोसिक्यूशन अगर करना है किसी ऑफिसर का तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। तो इसमें सेक्शन 3 जो है वो सेंटर को अलाउ करता है कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं बिना स्टेट की परमिशन के भी। कुछ सर्टेन पावर्स भी दी जाती हैं ऑथोराइज्ड ऑफिसर को कि वो ओपन फायर कर सकता है अगर उसको लग रहा है चाहे उससे किसी की डेथ भी हो जाए, अगर उसे जो है वो लग रहा है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर या फिर उसको सिक्योरिटी जो है मेंटेन करने में हेल्प होगा। और सेक्शन 7 जो है इसमें वही सेक्शन है जिसमें कि सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटीज़ की जो है परमिशन चाहिए होती है अगर मेंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है प्रोसिक्यूशन करनी हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर के हैं उन्होंने एक वर्किंग पेपर रिलीज़ किया है जिसका नाम है रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो 1960 से लेकर अभी तक के जो है ये स्टेट्स की परफॉर्मेंस का इसमें आंकड़ा किया गया है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या है, प्राइम मिनिस्टर की जो होती है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि एडवाइस देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सेवरल टाइम्स और 2017 में इस बॉडी को रिवाइव करके जो है वो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और करंट चेयरमैन इसके बिबेक डेब्रॉय जी हैं। ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करती है इकोनॉमिक इशूज़ पर जैसे इन्फ्लेशन, माइक्रो फाइनेंस, इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो जो ये पेपर तैयार किया गया है रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स का, इसमें जो है स्टेट्स की जो है वो जीएसडीपी जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका कितना शेयर है इंडिया के जीडीपी में उसको मेजर किया गया है और रिलेटिव पर कैपिटा इनकम को स्टेट का मेजर किया गया है। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि बिफोर 1991 सदर्न स्टेट्स का इतनी अच्छी एक परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जब से लिबरलाइजेशन हुई है 1991 में सदर्न स्टेट्स ने जो है वो एज अ लीडिंग परफॉर्मर्स जो है वो परफॉर्म किया है। पर कैपिटा इनकम भी जो है सदर्न स्टेट्स की वो हायर देन नेशनल एवरेज रही है 1991 के बाद से। वेस्टर्न स्टेट्स में महाराष्ट्र ऑफ कोर्स लीड मेंटेन कर रहा है। गुजरात का शेयर 2000 तक लगभग सेम ही था, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। 6.4% हुआ 2001 के आसपास, फिर 8.1% 2022-23 में हो चुका है। मतलब
टोटल इंडिया के जो जीडीपी में 8.1% शेयर जो है वो गुजरात का हो चुका है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो है अगर हम देखें गोवा की, वो लगभग 3 गुना है नेशनल एवरेज से, और ये सिक्किम के बाद सेकंड नंबर पर है ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, पर कैपिटा इनकम में। अमंग अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स देखें तो दिल्ली और हरियाणा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पंजाब की इकॉनमी तो 1990 के बाद से कंसिस्टेंटली डिटेरियोरेट हो रही है, और हरियाणा के कंपैरिजन में भी अगर हम देखें तो हरियाणा जो है वो बहुत आगे निकल चुका है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, जबकि पंजाब से ही सेपरेट होकर हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बनी है। अगर वेस्ट बंगाल में हम देखें तो थर्ड लार्जेस्ट शेयर ऑफ नेशनल जीडीपी होता था 1960-61 के पीरियड में, लेकिन अब वो सिर्फ 5.6% रह गया है, मतलब हाफ से भी कम हो गया है। और रिलेटिव अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें, अनडिवाइडेड बिहार की वो 70.3% थी, वो अब कम होकर 33% के आसपास जो है वो आ चुकी है। और नदर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिक्किम की पर कैपिटा इनकम बिलो नेशनल एवरेज थी 1980-81 में, लेकिन अब वो बढ़कर जो है वो 320% उसमें इंक्रीज़ देखने को मिला, और वो टॉप पर इंडिया में आ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या हमें समझ आ रहा है? हमें ये समझ आ रहा है कि वेस्टर्न और सदर्न जो रीजन्स की जो स्टेट्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रही हैं बाकी स्टेट्स को। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो एक कंसर्न है, खासकर बिहार, ओके। और ये देखने को मिला जो मैरीटाइम स्टेट्स हैं वो आउट परफॉर्म करती हैं बाकी स्टेट्स को, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, इंक्लूडिंग उड़ीसा जैसी स्टेट ने भी जो है वो पहले लैगार्ड स्टेट होती थी, लेकिन उसने भी काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है पिछले 2 डेकेड्स में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पावर्स ऑफ न्यू J&K असेंबली। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फेज़ ऑफ पोलिंग शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये पहली बार हो रहा है आफ्टर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन 2019 में। तो न्यू असेंबली जो है वो एक यूटी को रिप्रेजेंट करेगा रादर देन अ स्टेट, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूटी विद अ लेजिस्लेचर है, और लद्दाख इन यूटी जो है विदाउट अ लेजिस्लेचर है। तो गवर्नेंस ऑफ जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर है वो यूनिक है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसका दिल्ली और पुडुचेरी की तरह ही जो है वो मॉडल फॉलो किया गया है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। आर्टिकल 239A जो है वो रीजन को कहता है कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जैसे कि पुडुचेरी में है, लेकिन पावर्स ऑफ दिस असेंबली जो है वो डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो सेक्शन जो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 32 कहता है कि असेंबली जो है वो लॉज बना सकती है ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट, एक्सेप्ट फॉर क्रिटिकल एरियाज़ जैसे कि पब्लिक ऑर्डर या पुलिस। वो पावर्स जो है वो एलजी के पास होंगी, ठीक है। और असेंबली जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है कंकरेंट लिस्ट पर भी, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स वही सेंट्रल लेजिस्लेशन वाला जो क्लॉज है कि सेंट्रल लेजिस्लेशन से कन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। सेक्शन 36 कहता है कि कोई भी बिल अगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड जो है वो आ रहा है असेंबली में, तो वो सिर्फ एलजी की परमिशन के बाद ही आ सकता है। तो इसलिए एलजी के पास एक तरह से रीजन के फाइनेंसेस के ऊपर कब सब्सटैंशियल कंट्रोल है, ठीक है। अगर हम दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल से कंपैरिजन करें तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ J&K जो है उसको हम दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं। दिल्ली की पावर्स जो है वो लिमिटेड हैं, जैसे कि लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, और यही सब जो है वो एलजी ऑफ यूटी के पास भी पावर्स हैं ऑलमोस्ट। तो काइंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और एंटी करप्शन मैटर्स अभी भी एलजी ऑफ J&K के पास हैं। 2019 का जो एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी डिस्क्रिशन देता है एलजी को, खासकर कुछ एरियाज़ में जो कि आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो अगर हम एलजी का रोल देखें तो एलजी जो है उनके पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटी है। एलजी इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं बियॉन्ड द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ ऐसे मैटर्स पर भी जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज या एंटी करप्शन ब्यूरो। एलजी के डिसीजंस को इजीली चैलेंज भी नहीं किया जा सकता कोर्ट में, तो एक तरह से पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बन चुके हैं एलजी। एलजी जो है वो इवन अपॉइंटमेंट्स ऑफ एडवोकेट जनरल, लॉ ऑफिसर्स, या फिर जो प्रोसिक्यूशन या सैंक्शन अगर कोई गवर्नमेंट करना चाहती है तो उसमें भी जो एलजी का से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CGTMSE। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विमेन ओन जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको एनहेंस क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलेगी 90% तक की CGTMSE स्कीम के अंदर। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा निकाली गई थी साल 2000 में, ताकि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो MSME को दिया जा सके। तो ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड MSME सेगमेंट ऑफ द MSME सेक्टर को जो है सर्व किया जा सके, क्रेडिट दिया जा सके। तो CGTMSE जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME और सिडबी के द्वारा जॉइंटली ओन्ड है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 4 और जो है सिडबी का 1 रेशियो में, 4:1 रेशियो में जो है कॉर्पस में
जो है वो फंड अवेलेबल है। तो इसमें जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो चाहे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, सिडबी हो, सिलेक्टेड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो, ये सब इसमें एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसमें होता क्या है, कोलेट्रल फ्री क्रेडिट सपोर्ट दिया जाता है अप टू 5 करोड़ एमएसएमईज़ को। तो 85% तक का सपोर्ट तो 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट के लिए दिया जाता है, और अगर 5 लाख से 5 करोड़ का क्रेडिट है तो उसमें 75% तक का सपोर्ट दिया जाता है। अगर विमेन ओन्ड एमएसएमईज़ हैं तो उसमें गारंटी जो है कवर वो 90% तक देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओइडार सर्विसेज, मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस जो है उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी अनटैप्ड सेक्टर बन चुका है, और यहाँ पर रेवेन्यू पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये ओइडा सर्विसेज बेसिकली क्या होती हैं कि जो सर्विसेज सीधा इंटरनेट के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती हैं, उसी के थ्रू डिलीवर की जाती हैं, कोई फिजिकल इंटरफेसेस में नहीं होता है। तो जैसे क्लाउड सर्विसेज देना, डिजिटल कंटेंट की कुछ सर्विसेज देना, या आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हो, तो उसमें जो सारा रेवेन्यू जो है वो, उसमें कुछ भी फिजिकल आपको गुड्स नहीं मिलते हैं, सारा कुछ जो है ऑनलाइन ही हो जाता है। तो इसलिए जो है इसमें क्या होता है कि जो एंटिटीज़ जो ये चीज़ें बेच रही होती हैं, जैसे गूगल है या आप कोई स्पॉटिफाई है, ये सब जो हैं ये ऑफशोर एंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये ऑफ कोर्स जीएसटी के डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर तो करती हैं, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी इन्फोर्स करना इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनकी जो लोकेशन है ये ऑफशोर रहती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुभद्रा स्कीम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए, सोशल इश्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली सुभद्रा स्कीम जो है वो फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो है वो लॉन्च किया है। तो ये गॉडेस सुभद्रा के नाम पर है ऑफ कोर्स, जो कि यंगर सिबलिंग है लॉर्ड जगन्नाथ की। तो जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं बिटवीन द एज ऑफ 21 to 60 ईयर्स, उनको 50,000 रुपीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मिलेंगे बिटवीन 2024 एंड 2028-29, और 10,000 रुपये बेसिकली हर साल मिलेंगे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। मनी जो उनके डिपॉजिट की जाएगी वो बेनिफिशियरी के आधार इनेबल्ड सिंगल होल्डर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की जाएगी। गवर्नमेंट ने KYC मैंडेटरी कर दिया है इसके लिए। सुभद्रा डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा बेनिफिशरीज़ को। तो जो विमेन इकोनॉमिकली वेल ऑफ फैमिलीज से हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनकम टैक्स पेइज हैं, वो बेनिफिट्स नहीं ले सकते इसकी। वुमेन जिनको 1500 या 1500 से ज़्यादा पर मंथ जो है किसी और गवर्नमेंट स्कीम के अंदर बेनिफिट मिल रहा है, उन्हें भी जो है इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। कोई लास्ट डेट नहीं है रजिस्टर करने के लिए, कभी भी आप रजिस्टर करके बेनिफिट्स ले सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कर्म पर्व। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ट्राइबल पॉपुलेशंस बहुत सारी स्टेट्स ऑफ इंडिया में सेलिब्रेट कर रही हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ कर्म, और या कर्म पर्व। कर्म पूजा जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है बेसिकली, और एक ट्रिब्यूट है करम ट्री को। ये ट्री सिंबलाइज करता है फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और एनीथिंग जो भी ऑस्पिशियस है। ओरिजिन ऑफ दिस फेस्टिवल जो है हम ट्रेस कर सकते हैं कि जब एग्रीकल्चर जब शुरू हुआ था ट्राइबल कम्युनिटीज़ द्वारा। तो जब ये फेस्टिवल शुरू होता है तो यंग वुमेन जो है वो क्लियर सैंड लेकर आती हैं रिवर से, और उसमें 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स जो है वो सो करती हैं। और जब वो फेस्टिवल होता है तो ब्रांच ऑफ करम ट्री प्लांट की जाती है अपने कोर्टयार्ड में। डिवोटीज़ जो है वो हिबिस्कस फ्लावर्स लेकर आते हैं, और प्रीस्ट फिर वर्शिप करते हैं करम ट्री को या करम राजा को। फेस्टिवल कंक्लूड होता है, करम ब्रांच जो है वो उसको रिवर या पॉन्ड में इमर्स किया जाता है, और ये ब्रांचेस जो हैं साल या भेलुआ ट्रीज़ की, उनको जो है वो प्लांट किया जाता है फील्ड में, इस होप के साथ कि करम देवता जो है वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है अमंग मुंडा, हो, ओरांव, बैगा, खरिया, संथल ट्राइब्स, और ये सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा के रीजन में। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Armed Forces Special Powers Act. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently closed all proceedings which are related to an FIR which was filed against 30 army personnel who were accused of a botched up operation in Nagaland in 2021.
So the Supreme Court bench has stated that Nagaland is a state under the AFSPA, and therefore any prosecution of these armed forces personnel requires the sanction from the competent authority. But the competent authority in February 2023 has refused to grant this sanction. So this has led the court to close this case. So what is the background of this case? So in December 2021, Army para-commandos were lying in wait for militants in Nagaland's Bond district, and they apparently mistook the coal mine workers who were coming from work to their homes and as the militants, and they started firing again on them. So they shot and killed 6 villagers instead, and soon after a village search party started attacking the soldiers, and this led to further firing in which 7 more civilians died. Okay, so this incident created public outrage in Nagaland, which led the state government to form a special investigative team to probe this matter. Even army initiated an independent court of inquiry to investigate this incident. So SIT completed its investigations and filed a charge sheet in May 2022, and it indicted all 30 personnel of the 21 para SF team involved in the shooting. So these security personnel were because these security personnel were operating in areas which were under AFSPA. So there was a need for sanction of prosecution from the center to initiate any kind of proceedings against the security forces personnel. Okay, but in 2023, competent authority declined to grant this sanction. So this present case involves the writ petitions which were filed by the wives of 2 Indian Army officers who were seeking to quash a suo motu FIR registered by the Nagaland police against army personnel, including their husbands. So the petition also challenged the findings and recommendations of the SIT. Okay. So what is AFSPA? This Armed Forces Special Powers Act was enacted to bring under control what the government of India considered disturbed areas, and under the provisions of AFSPA, armed forces have been empowered to open fire, enter and search without warrant, and arrest any person who has committed a cognizable offence. So prosecution of the officer on duty needs prior permission from the central government. So Section 3 of this AFSPA empowers the centre to declare any area as disturbed area without taking consent of the concerned state. Section 4 accords certain power to an authorized officer, which also includes the power to open fire at any individual, even if it results into death. So Section 7 also mandates prior executive permission from central or state authorities for prosecution of a member of the security forces. Okay. So the next topic is relative economic performance of Indian states. This topic is important for your economy section. So Economic Advisory Council to the Prime Minister has recently released a working paper titled Relative Economic Performance of Indian States between the years of 1960 to the recent 2024 year. So what is this Economic Advisory Council to the PM? So it's a non-constitutional, non-permanent and independent body which is constituted to give economic advice to the government of India, specifically to the Prime Minister, and it has been constituted several times since the independence. The recent one was constituted in 2017 and its chairperson is Vivek Debroy. Okay, so it advises the Prime Minister on economic issues like inflation, microfinance and industrial output. So this report has been prepared and it has focused on relative economic performance of the states based on 2 indicators. First is the share of that state in India's GDP and the relative per capita income of that state. Okay, so this report is saying that before 1991, the southern states did not show any expectational performance, but since the economic liberalization of 1991, the southern states have emerged as the leading performers, and the per capita income of all southern states became higher than the national average after 1991. Okay, so in terms of western states, Maharashtra has maintained the highest share of India's GDP for almost all the period. Gujarat's share has remained at broadly the same levels until 2002 to 2001, before beginning to increase rapidly from the year 2000 to 2001 to 8.1%. Okay, so the per capita income of Goa is nearly 3 times the national average, and it is only second to Sikkim in the at the national level. Okay, so among the northern states, Delhi and Haryana have performed notably well, but Punjab's economy has deteriorated after 1991 continuously. So in eastern states, West Bengal has held the third largest share of national GDP, and now it accounts for only 5.6%, which is almost half of what it was in 1960s. So the relative per capita income of undivided Bihar was 70% plus,
in 1960 period, but it has started declining and it has been roughly flat at around 33% since 2001 period. So in the terms of northeastern states, Sikkim's per capita income was below national average, but it has now surged so high that it is almost 320% of its previous 1980-81 income, and it has become the it has become the state with the largest per capita income now. So it can be inferred from this report that western and southern regions of the country are outperforming others, and the eastern part of the country continues to be a concern, especially Bihar. And an interesting observation is that maritime states have clearly outperformed the other state, but there is exception of West Bengal. Okay. So the next topic is powers of new J&K Assembly. This topic is important for your polity section. So the first phase of polling in Jammu and Kashmir legislative elections has commenced recently, and this election is particularly significant because it marks the first one since the abrogation of Article 370 in 2019. So this new assembly of J&K is going to represent a union territory rather than a state. So after 2019, Jammu Kashmir has been made a UT with a legislature, and Ladakh is a UT without a legislature. So the governance of UT of Jammu and Kashmir is unique because it is following almost the model of UTs of Delhi and Puducherry, but with some distinctions. Article 239A of the region says that the region will have a legislative assembly similar to Puducherry, and the powers of this assembly will differ substantially from the powers held by other states. So Section 32 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act says that Assembly can make laws in matters related to the state list, but it cannot make laws on critical areas like public order and police. These powers have been allocated to LG only. Okay, the State Assembly can also legislate on subjects of the concurrent list. So Section 36, which was introduced, also says that any bill which is related to any financial obligation must be recommended by the LG, and this has given LG the substantial control over policies which could impact the region's finances. The governance structure of Jammu Kashmir can be compared to Delhi, and Delhi's powers are limited, and LG of Jammu and Kashmir has similar control over public order, police, and anti-corruption matters like we can see in the state of Delhi. Okay, the 2019 Act has also allowed the LG to exercise discretion on issues outside the purview of Legislative Assembly, and a Lieutenant Governor or LG of Jammu Kashmir will hold significant authority, and it can act independently in matters beyond the legislative powers of the Assembly, including in All India Services and Anti-Corruption Bureau matters. LG's decisions cannot easily be challenged in court, making the office a powerful administrative entity, and the LG has the ability to appoint the Advocate General, law officers, and even participate in decisions related to prosecution and sanctions. Okay. So the next topic is CGT MSc. This topic is important for your economy section. So women-owned micro and small enterprises will now get enhanced credit guarantee coverage of 90% under the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises scheme. So Union Ministry of MSME introduced this scheme in the year 2000, and the aim is to ensure flow of institutional credit to MSME sector. The scheme aims to facilitate access to credit for the unserved and underserved MSME segment of the MSME sector. So as CGT MSc was jointly set up by the Union Ministry of MSME and the SIDBI. So the corpus of CGT MSc is being contributed by the Government of India and SIDBI in the ratio of 4:1. So which are the eligible lending institutions? So scheduled commercial banks and the National Small Industries Corporation Limited, Northeastern Development Finance Corporation Limited, SIDBI, selected small finance banks, and NBFCs have also been made eligible institutions. Okay, so CGT MSc facilitates collateral-free credit support of up to 5 crores to MSMEs, and the extent of guarantee cover is 85% for micro enterprises which are seeking credit up to 5 lakh rupees, and those who are seeking between 5 lakh to 5 crore, the extent of guarantee cover is 75%. But now the extent of guarantee cover has been increased to 90% for those MSMEs which are owned and operated by women. Okay.
So the next topic is OIDAR services. This topic is important for your economy section. So OIDAR basically stands for Online Information and Database Access or Retrieval Services. So a report by Directorate General of GST Intelligence has said that many providers of OIDAR services are based abroad, and they are basically an relatively untapped sector with tremendous revenue potential. So basically these are the category of services which are provided through the medium of internet, and the recipient receives these services online without having any physical interface. So these services are delivered over the internet or electronic networks only, like you purchase cloud services, digital content, online gaming, online advertising, or online subscriptions models. Okay, so such services are provided by offshore entities, which is a non-taxable to a non-taxable recipient, and therefore the supplier becomes liable for obtaining registration and discharging GST on the same. But GST intelligence is saying that most of these OIDAR services providers are located abroad. That's why it becomes a challenge for GST enforcement for them. Okay. So the next topic is Subhadra scheme. This topic is important for your social issues and your governance section. PM Modi has recently launched the Subhadra scheme, which is a flagship scheme of Government of India, Government of Odisha, and this Subhadra scheme is named after Goddess Subhadra, who is the younger sibling of Lord Jagannath. And all eligible beneficiaries between the age of 21 to 60 years would receive 50,000 rupees over a period of 5 years, and any amount it basically means an amount of 10,000 rupees per annum in two equal installments, and the amount will be deposited directly into the beneficiary's Aadhaar enabled single holder bank account. The government has made eKYC mandatory for the scheme. So Bhadra debit card will also be issued to those beneficiaries. But women who are from economically well-off families, government employees, income tax payers, they will not be eligible for this scheme. Women who receive financial assistance of 1,500 rupees or more per month in any other government scheme will also be excluded. So there is no last date to register. The process will continue until all eligible beneficiaries have been registered. So the next topic is Karam Parv. This topic is important for your art and culture section. So recently, tribal populations in many states of India celebrated the harvest festival of Karm or Karm Parv. So Karm festival is related to the harvest and a tribute to the Karam tree, which symbolizes fertility, prosperity, and everything that is auspicious. Okay, the origin of this festival can be traced to the beginning of agriculture by tribal communities. So just about a week before this festival commences, young women bring clear sand from the river in which they sow 7 types of grains. So on the day of the festival, a branch of the karam tree is planted in the courtyard, and devotees come with hibiscus flowers, and the priests worship the Karam Raja or the Karam Devta. So the festival concludes with the immersion of Karam branch in a river or pond, and towards the end of the festival, branches from Sal or Bhelua trees are often planted in the fields with the hope that Karam Devta will protect their crops. This festival is popular among many tribal communities, including Munda, Ho, Oraon, Bega, Kharia, and Santhal people. So it is mainly celebrated in Jharkhand, West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Assam, and Odisha areas. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.